केशव और उसकी बीवी शालिनी सुनसान सड़क पर ड्राइव करते हुए अपने पुराने घर की देखभाल करने जा रहे थे। रात का अंधेरा था, तेज़ बारिश हो रही थी, सुनसान सड़क थी। केशव बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था और शालिनी उसे स्लो ड्राइव करने को कह रही थी, लेकिन केशव को न जाने ऐसा क्या हो गया था कि उसे किसी भी हाल में अपने पुराने घर जल्द से जल्द पहुंचना था। बारिश की वजह से आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और तभी अचानक शालिनी को सामने एक औरत दिखाई दी और वो चिल्लाई, ध्यान से देखो वो औरत। और फिर एकदम केशव गाड़ी रोकता है और शालिनी से पूछता है, क्या हुआ शालिनी, ऐसे क्यों चिल्लाई? शालिनी उसे हाफते हुए बताती है, तुमने अभी एक औरत को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है, तुमने सामने खड़ी एक औरत को ठोक दिया है। हालांकि केशव के नजरिए से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो शालिनी से पूछता है, कौन सी औरत, कहाँ पे, कब? शालिनी उसे बाहर निकलकर चेक करने को कहती है और केशव को आखिरकार बाहर निकलकर चेक करना पड़ता है। बाहर निकलकर जब केशव देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो शालिनी से कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कहीं कोई औरत नहीं है। शालिनी, तुम्हें क्या दिखा था? उसके बाद शालिनी कहती है, देखो वो औरत टकराकर यहीं कहीं गिर गई होगी, थोड़ा आगे जाकर देखो, उस पेड़ के पीछे देखो। लंबी बहस के बाद केशव इधर उधर देखता है और आखिर में पेड़ के पीछे जाता है तो उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं देता और वो वापस कार की तरफ आ रहा होता है कि अचानक जमीन के नीचे से एक हाथ निकलता है और वो हाथ केशव का पैर पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ जमीन में खींचने लगता है। केशव अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है और चिल्लाकर शालिनी को बुलाता है, शालिनी जल्दी आओ, शालिनी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा। शालिनी जल्दी आओ। शालिनी कार में बैठी रहती है और यह सुनकर शालिनी कहती है, हाँ वही औरत होगी, उसकी मदद करो, देखो वो जिंदा है। लेकिन केशव मदद के लिए शालिनी को बुलाता रहता है। काफी पुकार के बाद शालिनी कार से उतरकर केशव को देखने जाती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता और केशव भी शालिनी के आने पर अचानक एहसास करता है कि किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ रखा। केशव शालिनी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। वह बार बार कहता है कि सच में उसका पैर किसी ने पकड़ा हुआ था, लेकिन शालिनी के आते ही अचानक कहाँ गायब हो गया। शालिनी घबराते हुए वहां से जल्दी से चलने को कहती है, मुझे इस जगह पे ठीक नहीं लग रहा। पहले मुझे एक औरत दिखाई दी जिसे तुमने अपनी गाड़ी से कुचल दिया और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पैर किसी ने जमीन के अंदर से पकड़ लिया। यह जगह भी बहुत डरावनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद वो लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं और थक कर सो जाते हैं। आधी रात में शालिनी की अचानक आँख खुल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाहर कोई चल रहा है। शालिनी घबरा जाती है और केशव को भी जगा देती है, केशव उठो, केशव देखो फार्म हाउस में कोई है, मुझे बाहर किसी के पैरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे सोने दो शालिनी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इतना बड़ा फार्म हाउस है, कोई ना कोई पहरेदार होगा ही ना। यह कहकर केशव वापस सो जाता है, लेकिन शालिनी को पूरी रात डर लगता रहता है और उसे नींद भी नहीं आती है। वो सारी रात यही सोचती रहती है कि पहले तो कोई औरत उसकी गाड़ी से टकरा गई, फिर केशव का पैर किसी ने पकड़ लिया और अब यह पैरों की आवाज़। शालिनी पूरी रात उसके यहाँ आने के बारे में सोचती रहती है। बहुत पहले की बात है, केशव एक गोद लिया हुआ बच्चा था। उसकी परवरिश बहुत प्यार से होने की वजह से वो एक बिगड़ा हुआ और घमंडी इंसान बन चुका था। उसने शालिनी से शादी भी ज़बरदस्ती की थी और शादी के बाद भी उसकी लापरवाही उसके पापा के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। शादी के बाद जब उसके पापा ने उसे बिजनेस की जिम्मेदारियां उठाने की बात की तो वो गुस्सा हो गया और अपने पिता से कहा, पापा प्लीज़ मुझे अभी इन चीज़ों में मत डालिए, मैं अभी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। अब तुमने शादी कर ली है, कुछ दिनों में बच्चा भी आ जाएगा, तुम कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी शोलापुर जाओ और वहाँ से काम शुरू करो, और अगर ऐसा नहीं किया तो? नहीं तो क्या पापा? नहीं तो मैं तुम्हारी बचकानी हरकतों से थक गया हूँ। मैंने सोचा कि इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। और मत भूलो कि मैं तुम्हें शोलापुर से ही लेकर आया था। तुम मुझे सड़क पर अधमरी हालत में पड़े मिले थे। मैं नहीं होता तो तुम आज इस दुनिया में ही नहीं होते। ये सब तुम्हें मेरी बदौलत मिला है, तो मैं जब चाहूँ इसे वापस ले सकता हूँ, समझे? और एक लंबी बहस के बाद केशव आखिरकार शोलापुर आने के लिए राजी हो जाता है।
ताकि वो यहाँ का काम संभाल सके। अगले दिन सुबह शालिनी अपने बैग से सामान निकाल रही थी और उसे भूख लगने लगी। शालिनी किचन की तरफ गई और वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो किचन में खाना बना रही थी। शालिनी ने कहा, सुनिए, आप यहाँ काम करती हैं, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? वो औरत धीरे से पलटी और शालिनी उसे देखकर बहुत डर गई, क्योंकि असल में यह वही औरत थी जो कल उनकी गाड़ी से टकराई थी। शालिनी डर के मारे केशव को आवाज़ लगाते हुए अपने कमरे की तरफ भागी और यह बात केशव को बताई। केशव, वो औरत, वो वही औरत केशव, वो जो हमें कल रात गाड़ी के सामने मिली थी, वो किचन में है। केशव उसे समझाता है, रसोई में कोई नहीं हो सकता। मैंने कल रात ही रसोई में जाके देखा था। रसोई में बहुत लंबे समय से सफाई ही नहीं हुई है। वहाँ सब बिखरा हुआ था। वहाँ कोई औरत नहीं हो सकती। फिर भी चलो चल के देखते हैं। जब शालिनी और केशव दोबारा किचन में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता और किचन अब भी बिल्कुल गंदा दिखाई देता है। केशव किसी तरह शालिनी को समझा देता है और वापस कमरे में भेज देता है। अब केशव यह सोच रहा था कि उसके पापा ने उसे शोलापुर में ही क्यों भेजा, क्योंकि यहीं से तो वो केशव को उठाकर ले गए थे। एक हफ्ता बीत गया और इस दौरान उनके साथ कोई न कोई घटना हो ही रही थी। शालिनी को वो औरत बार बार कहीं न कहीं दिखाई दे जाती थी और केशव भी बार बार उस औरत के बारे में सुन सुनकर थक चुका था। शालिनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बस उसी औरत को कहीं न कहीं देखकर चिल्लाती रहती थी। लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा और अब केशव ने भी उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और फिर एक दिन केशव अपने कमरे में बैठा था और बाहर खेतों की तरफ से शालिनी के चिल्लाने की आवाज़ आई और इस बार केशव को अजीब लगा कि खेतों की तरफ से शालिनी की आवाज़ क्यों आ रही है। केशव भागता हुआ खेतों के बीच में गया। वो शालिनी को ढूंढने लगा। उसे खेतों के बीच में से किसी दरवाजे के पीटने की आवाज़ें आ रही थी। उसने शालिनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, केशव बचाओ मुझे, केशव, केशव कहाँ हो तुम? केशव चारों तरफ देख रहा था लेकिन उसे कहीं कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही है और उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया और खुदाई करने पर उसे वहाँ गहने मिले, जैसे वहाँ किसी आदमी और औरत को दफनाया गया हो और इतने समय बाद सिर्फ वहाँ गहने रह गए हों। केशव उन गहनों को अपने घर ले आया। बहुत थक जाने की वजह से केशव की आंख लग गई और फिर कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली तो उसने उन गहनों को दोबारा देखा। उन गहनों में से उसे एक सूरज के आकार वाला लॉकेट भी मिला। लॉकेट इतना सुंदर था कि उसने वो लॉकेट खुद ही पहन लिया और उसमें अचानक एक बदलाव आया। लॉकेट पहनते ही सारा माहौल बदल गया। अचानक हवाएं बहुत तेज हो गई, खिड़कियां बजने लगी, बत्तियां जलने बुझने झिलमिलाने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा और केशव के सामने अचानक एक रोशनी आई और उस रोशनी में उसे एक गांव की लड़की दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में उड़ रहे थे। उसके हाथ पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। केशव उस लड़की को देखकर एकदम डर गया क्योंकि वह लड़की बिल्कुल शालिनी जैसी थी। शालिनी, शालिनी तुमको क्या हो गया? कहाँ थी तुम? मैं शालिनी नहीं, मैं उज्ज्वला हूँ। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आज तुझे मैं मारकर अपना बदला लूंगी। उज्ज्वला? कौन उज्ज्वला? और मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम सूर्यवंशियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी हवस मिटाने के लिए तुम सूर्यवंशियों ने मेरे पति, यहाँ तक कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। मगर मैं सूर्यवंशी नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। वो बुद्धा तुझे यहाँ से लेकर गया था। मैं हमेशा से तुम सूर्यवंशियों का खात्मा करते आ रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ जो दरिंदगी की उसकी वजह से मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। आखिरकार मैंने तुझे यहाँ बुला ही लिया ताकि तेरा खून पी सकूं, और अब तो तेरा बच्चा भी होने वाला है। तो जैसे ही वो जवान होगा मैं उससे भी मार दूंगी। मैं किसी सूर्यवंशी को नहीं जानता। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। तू एक सूर्यवंशी ही है। तू एक अय्याश आदमी है, दरिंदा है, और तुझे ये लॉकेट भी मैंने ही पहनने पर मजबूर किया है ताकि मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर सकूं।
केशव फिर उज्ज्वला से अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन उज्ज्वला ने उसे नहीं छोड़ा। उज्ज्वला ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया और फिर शालिनी की बॉडी में से निकल गई। जब शालिनी को होश आया तो केशव मरा हुआ था और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जा चुकी थी। 21 साल बीत गए। शालिनी दिल्ली में अपने बेटे का जन्मदिन मना रही है और जैसे ही उसका बेटा केक काटने वाला है, उससे केक की जगह पर औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। हालांकि बाकी लोगों को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तो क्या उज्ज्वला अपना बदला लेने वापस आ चुकी है? आगे जानने के लिए हमारे चैनल स्क्रीन स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।